Good morning, students. In the last class, I explained the topic of aggregate demand and explain its components. Once again, मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. हमने कल पढ़ा था देयर आर द 4 components of the aggregate demand. The first one is the consumption expenditure. In this, we take only the household consumption expenditure, the expenditure done by the household sector on the final goods and services for their self satisfaction. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर डन ऑन द कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज देयर कैपिटल स्टॉक. क्लियर हो गया. बट मैंने कल आपको सेपरेटली पढ़ाया था कि प्राइवेट फर्म का हमने सेकंड कंपोनेंट में पढ़ा था और थर्ड में जब हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पढ़ा था तो उसमें भी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक्सप्लेन किया. अब मैं कॉमन ले रही हूँ, दैट इज सेकेंड वन इज द investment expenditure. Either it is done by the private sector or it is done by the government sector. थर्ड में मैंने लिया है only the government consumption expenditure, जैसे expenditure done on the medical facilities या government purchase the books, medicines for the welfare point of view. तो these expenditure जो है आर ट्रीटेड एज अ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट केवल वेलफेयर की सोसाइटी की वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही है. अगर गवर्नमेंट ने रोड्स कंस्ट्रक्शन पे, मेट्रो कंस्ट्रक्शन पे, रेलवे डिपार्टमेंट पे पैसा खर्च किया तो दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. क्लियर हो गया. तो गवर्नमेंट 2 टाइप्स के एक्सपेंडिचर करती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फोर्थ में हमने लिया था नेट एक्सपोर्ट. वी टेक द नेट ओनली टेक द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. इट मीन्स वी इंक्लूड ओनली द एक्सपोर्ट, वी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट्स, क्योंकि जो हमने इम्पोर्ट किया है वो मेरी कंट्री का प्रोडक्शन नहीं था. क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एग्रीगेट डिमांड मीन्स द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री. तो जो प्रोडक्शन मेरी कंट्री में हुआ उस पर जो भी खर्चा किया गया बाय द ऑल सेक्टर्स ऑलरेडी क्लियर है, हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो हमने पोर्शन इंक्लूड किया था दैट इज द एक्सपोर्ट माइनस में इम्पोर्ट. इट इज ट्रीटेड एज अ नेट एक्सपोर्ट. तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस there are the 4 components: consumption expenditure, investment expenditure, government expenditure and the net export. क्लियर है. these are the main 4 components. लेकिन अगर हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं तो मेन आंसर जो हमारा आता है, द एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. आपको आगे जब भी फॉर्मूला यूज किया जाएगा तो यू यूज ओनली दिस फॉर्मूला कि कंजप्शन कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड. अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अगर 4 मार्क्स में क्वेश्चन है तो यू मस्ट एक्सप्लेन द ऑल कंपोनेंट्स. अभी इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उस न्यूमेरिकल्स में यू यूज ओनली दिस फॉर्मूला. बस इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अगर आपका एडी क्लियर हो गया है, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई. फिर उसके बाद हम लेंगे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द एडी एंड एएस. अब माई पॉइंट इज द व्हाट इज द एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई ऑब्वियसली आपने 11th में माइक्रो में पढ़ा है. हैव यू ऑलरेडी स्टडीड कि एग्रीगेट सप्लाई पढ़ी. इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी विच अ प्रोड्यूसर इज ऑफर फॉर द सेल. बट वो जो हमने पढ़ी थी ओनली सप्लाई ऑफ ए गुड. यहां पे हमें पढ़नी है सप्लाई ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. सपोज इट इज द माई इकोनॉमी. ये मेरी इकोनॉमी है, इसमें इतना सारा प्रोडक्शन हुआ. अब प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन यूनिट्स. आपको पता है, आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, दे आर द 3 प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी. वन इज द प्राइमरी सेक्टर, द अदर वन इज द सेकेंडरी सेक्टर, द थर्ड वन इज द टर्शियरी सेक्टर. दे आर द 3 प्रोडक्शन यूनिट्स इन द इकोनॉमी. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर. ये सेक्टर केवल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्शन करता है. फार्मिंग, माइनिंग, डेयरी, फिशिंग सब इस कैटेगरी में आएंगे. मैन्युफैक्चरिंग हमारी इस कैटेगरी में आ जाएगी. और हमारी जितनी भी सर्विसेज, जैसे मैं हूँ टीचर, लॉयर है, डॉक्टर्स है, वो सब टर्शियरी सेक्टर में. तो हम सब ने मिलकर जितने भी हम प्रोड्यूसर्स है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जो भी हम लोगों ने प्रोडक्शन किया है तो दैट इज द एग्रीगेट सप्लाई. अगर सिंपल टेक्निकल टर्म में बोलती हूँ, फिजिकल टर्म में बोलूँ, फिजिकली टर्म्स में बोल रहा हूँ, इट रेफर्स टू द टोटल आउटपुट ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which are produced by the all production units during an accounting year. That is aggregate supply. But same here, planned output.
हम यहाँ भी एक्चुअल की बात नहीं करेंगे, वी टेक ओनली द प्लान आउटपुट कि प्राइमरी सेक्टर ने जो प्लान आउट किया कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, सेकेंडरी सेक्टर ने जो प्लान आउट किया है, टर्शरी सेक्टर ने जो प्लान आउट किया है, तो वी टेक ओनली द प्लान आउटपुट by the all production units during an accounting year, that is the aggregate supply. Once again, it refers to the total output of final goods and services which are planned to be produced by the all production units during an accounting year. It is known as the aggregate supply. Clear? Now same question, how it is calculated? कि प्राइमरी सेक्टर ने जो कुछ प्रोडक्शन किया, कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन लीटर में किया है, केजी में किया है, मीटर्स में किया है, सेकेंडरी सेक्टर ने जो प्रोडक्शन किया है यूनिट्स में किया है कुछ चीज़ों का। अब टर्शरी सेक्टर जो प्रोडक्शन करता है उसकी तो कोई मेजरमेंट की यूनिट ही नहीं है। अब बताओ आज तक मैंने कितना पढ़ा है, हाउ इट इज मेजर्ड, बड़ा मुश्किल है कैलकुलेट करना। तो सेम अगर हम एग्रीगेट डिमांड को वी मेजर इन द टर्म्स ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं एग्रीगेट सप्लाई के मेजरमेंट के लिए भी हमने कुछ सोचा होगा कि हाउ इट इज कैलकुलेटेड, आखिर एग्रीगेट सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करें। तो सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं आपको डेफिनेशन देती हूं तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, वी टेक अगेन फाइनल गुड्स, याद रखना वी यूज ओनली द फाइनल गुड्स। व्हाट इज द फाइनल गुड्स, दिस पॉइंट इज clearly explained in the national income chapter. So it means the value of the all final goods and services planned to be produced by all sectors. Clear? All sectors means all production units, that is the primary, secondary and tertiary sector. The all production units taken together in an economy during a period of fiscal year. Clear? It means the value of the all final goods and services planned to be produced by all sectors. Clear? During a period of the fiscal year. This is the main definition. Now, so for the calculation of the aggregate supply, we take the value of all final goods. अब क्वेश्चन मार्क है कि मैडम how we calculate the value of the all final goods and services. ठीक है कि मैम वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब इसके लिए हम बोलते हैं कि आपने 10th क्लास में पढ़ा, देयर आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग प्रोड्यूसर यूज द 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सपोज करो एक वीट के प्रोड्यूसर ने वीट का प्रोडक्शन करने के लिए चारों चीज को एंगेज किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब उसने प्रोडक्शन करने के बाद अपने वीट को भी जो भी सेल आउट किया होगा उसमें से जो उसको रिटर्न मिला, अब उसने लैंड को एज ए रेंट रिवार्ड दिया, लेबर को एज ए सैलरी रिवार्ड दिया, कैपिटल को एज ए वेजेस रिवार्ड दिया और अपने पास उसने प्रॉफिट रखा। तो पहले ही वो एज्यूम कर लेता है कि मेरे को रेंट इतना पे करना है, मुझे वेजेस इतना पे करना है, मुझे इंटरेस्ट इतना पे करना है और मुझे अपने लिए भी अपना प्रॉफिट रखना है। उसका सम टोटल ही द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ध्यान से सुनना, मैं बार इस चीज को टेक्निकली एक्सप्लेन कर रही हूं। द वैल्यू ऑफ दिस आउटपुट इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्लान्ड। अब हमने जो कॉस्ट प्लान की है, अब किस चीज की कॉस्ट प्लान की है? टू इनकर ऑन producing this output. The value of this output is equal to the cost. अब जो आउटपुट की जो वैल्यू है बिल्कुल किसकी इक्वल है? The cost planned to incur on the producing this output. इस चीज के प्रोडक्शन में जो भी हमने खर्चा किया है and which producer recover, which producer expect to recover. Clear? अब
फ्रिज के प्रोड्यूसर ने फ्रिज के प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट प्लान किया कि मुझे इतना खर्चा करना है और मुझे इतना रिकवर करना है, उन दोनों को प्लस करके वो अपने फ्रिज की वैल्यू को डिसाइड करता है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑलवेज इज इक्वल टू द कॉस्ट, जो कॉस्ट एक प्रोड्यूसर ने उस चीज के प्रोडक्शन में लगाई है, इंक्लूडिंग हिज प्रॉफिट ऑल्सो। तो इट मीन्स अब कॉस्ट में किस चीज को इंक्लूड करता है, जैसे मैंने अभी बताया, एवरी प्रोड्यूसर यूज द 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब वो उनको रिटर्न देगा, उनका जो रिवार्ड देगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इट मीन्स द कॉस्ट इंक्लूड्स, अब वो कॉस्ट में किस किस चीज को इंक्लूड करता है, द कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन पेमेंट ऑफ wages, rent, interest and profit. ठीक है, there are the summation. Now he take the summation of wages, rent, interest and profit. Profit वो है जो अपना रिटर्न लेना चाह रहा है, वो wages लैंड के अगेंस्ट में पे करेगा, रेंट सॉरी wages लेबर के अगेंस्ट में पे करेगा, रेंट लैंड के अगेंस्ट में पे करेगा, इंटरेस्ट वो कैपिटल के अगेंस्ट में पे करेगा। बाई प्रोडक्शन यूनिट्स, तो कोई भी प्रोडक्शन यूनिट्स ये 4 फॉर्म में खर्च एक्सपेंडिचर करती है, इनका समेशन जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यू से द वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? नाउ अब जो हमारे पास आया, अब नेशनल इनकम भी क्या है, नेशनल इनकम वी टेक द सम टोटल ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पे प्रॉफिट। तो अब हमारे पास कंक्लूजन आया, द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिसीव्ड इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। क्लियर? तो अब हमारे पास नेशनल इनकम का अगर सिंपल एक छोटा सा फॉर्मूला बताया जाए, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द नेशनल इनकम, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। तो इट मीन्स देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एंड, तो जो भी हमने प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। तो द वैल्यू, इट मीन्स the value of the aggregate supply and national income are same. तो नेशनल इनकम की वैल्यू और जो भी हमने प्रोडक्शन किया ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग प्लान किया प्रोडक्शन करने का, उसकी वैल्यू हमेशा सेम होंगी। क्लियर हो गया? सो इट मीन्स aggregate supply and, it means aggregate supply and national income, it means aggregate supply is also called, sorry, it means aggregate supply is also called national income. Clear? और यू से लाइक दिस, अगर हम फॉर्मूला फॉर्म में लिखें, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल आउटपुट इज इक्वल टू नेशनल इनकम। अब जो भी नेशनल इनकम इकोनॉमी में जनरेट हुई है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, अब हम उसका क्या करते हैं, आइदर इट इज कंज्यूम्ड और सेव। ध्यान से सुनना, एग्रीगेट से एग्रीगेट सप्लाई मीन्स नेशनल आउटपुट मीन्स नेशनल इनकम। अब जो भी इनकम हमने जनरेट की है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, द होल इनकम आइदर कंज्यूम और सेव। C स्टैंड फॉर कंजप्शन, S स्टैंड फॉर सेविंग। इट मीन्स अगर हम सिंपल बोले दैट इज इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पे जो Y हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज फॉर द नेशनल इनकम, क्योंकि I वर्ड हम रिप्रेजेंट करेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दिस चैप्टर। तो हमेशा कभी कंफ्यूज मत होना कि मैम ने यहाँ पे नेशनल इनकम लिखा है, यहाँ पे वाई स्टैंड करिए। वाई मीन्स हेयर इनकम, नेशनल इनकम। क्लियर? आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन दिस चैप्टर। तो ऑब्वियसली द होल इनकम आइदर कंज्यूम्ड और सेविंग।
ठीक, तो अब अभी हमने देखा एडी का फॉर्मूला क्या बना, सी प्लस आई, और एएस का फॉर्मूला क्या बना, सी प्लस एस, क्योंकि ये फॉर्मूलाज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे न्यूमेरिकल्स के लिए भी, आगे कॉन्सेप्ट थ्योरी समझने के लिए भी, डिटर्मिनेशन को समझने के लिए भी, तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट। नाउ अब हमने देखा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई आया फॉर्मूला, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एएस फॉर्मूला आया हमारे पास सी प्लस एस, कंजप्शन एंड सेविंग। तो इट मीन्स अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग 3 न्यू टर्म्स आई। द वन इज द कंजप्शन, the second one is the saving, and the third one is the investment. कंजप्शन आपको पता ही है, जो भी आपने कंज्यूम किया, जो भी आपने एक्सपेंड किया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर सेटिस्फेक्शन, वो सब हम कंजप्शन में डालेंगे। द पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट कंज्यूम, दैट इज द सेविंग पोर्शन। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर डन ऑन द कैपिटल गुड्स टू इंक्रीज द कैपिटल स्टॉक। अब हमारे पास न्यू 3 टर्म्स आई है, सी एस आई, अकॉर्डिंग टू दीज फॉर्मूलाज। अब सारा चैप्टर, कमिंग चैप्टर जो हमारे कमिंग टॉपिक्स होंगे, दीज आर बेस्ड ऑन दिस। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज डोंट मिस एनी लेक्चर। अगर आपने कोई भी लेक्चर मिस किया तो आप नेक्स्ट की थ्योरी बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब टुमारो कल की क्लास में, इन द टुमारो क्लास आई विल एक्सप्लेन द कंजप्शन ओनली। ये ध्यान रखना, अकेला ये कॉन्सेप्ट भी पूरा 45 मिनट्स की क्लास लेगा। क्लियर? अगेन दिस बहुत ही लेंदी यूनिट्स है, लेंदी यूनिट है, तो प्लीज। अब सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, स्कोरिंग भी सबसे ज्यादा है इसमें, आराम से स्टूडेंट 12 में आउट ऑफ 12 स्कोर करते हैं। तो प्लीज once read your book also if you have any doubt. Now tomorrow I will explain this topic